Hello everybody, welcome to KS Artani Education. This is me Krisha Artani. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस और इसके 2 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। शुरुआत करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लें कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं और वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर से क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि हेरिटेज क्या है। एक धरोहर है, एक हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है जो हमारे बड़ों से हमको मिली है। हेरिटेज 2 टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल हेरिटेज और एक होता है कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज वो है जो भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, और कल्चरल हेरिटेज वो है जो इंसान ने अपने स्किल्स, अपने हाथ, अपने पैर, अपना सब कुछ यूज़ करके जो हेरिटेज को फॉर्म किया है, जिसको आज तक हम सेव करते आ रहे हैं और उसमें और बढ़ाई भी कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है, डाइवर्स है, अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप देख कर के चौंक से जाएँगे, ऐसी बढ़िया-बढ़िया सी चीज़ें हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसका स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। दोनों वर्ड्स का सिंपल सा मीनिंग है। स्कल्पचर का मीनिंग होता है कि आपका जो मूर्तियाँ बनती हैं, दीवारों पे जो चित्रकार कलाकारें होती हैं, आपने मंदिरों को देखा होगा, मंदिरों के बाहर बढ़िया सी स्केचेस बने होते हैं, इवन वो पत्थरों के अंदर जो करते हैं डिज़ाइन्स, ताकि पत्थरों के अंदर मूर्तियाँ बन जाती हैं, ये सब आपका स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में आता है। आर्किटेक्चर बेसिकली कोई जगह या किसी महल को, एग्जाम्पल किसी टाउन को, किसी घर को बनाने में जो दिमाग लगता है उसको आर्किटेक्चर का कहते हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अपने एंशिएंट टाइम में जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर होता था उसके बारे में जानने वाले हैं। शुरुआत करें तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि इंडिया अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। इंडिया का जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है उसने इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी यानी कि एक अलग उसकी पहचान बनाई है। हमारा जो इंडस कल्चर का यानी हड़प्पन का आप देख लीजिए, मोहनजोदारो का देख लीजिए, जो पूरे टाउन्स थे, शहर थे, इनकी प्लानिंग जो है वो दुनिया के किसी भी टाउन से बहुत बढ़िया थी और ध्यान देने लायक थी। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को स्टोन पे बनाएं या वुड पे बनाएं या मेटल पे बनाएं, हैमर और चीसल के साथ, हथौड़ी और छेना इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इससे वो उस पर्टिकुलर पत्थर में, लकड़े में या कोई भी धातु हो उसके अंदर वो उससे वो मूर्ति बनाते हैं। किसके मदद से? हथौड़ी यानी हैमर और चिसल यानी छेना, दो में से दोनों को यूज करके वो मूर्तियां बनाते हैं। इस पर्टिकुलर आर्ट को, इस कला को हम बोलते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर का एक और डेफिनेशन यहाँ दिया है, शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली। नॉर्मली ये किसी इंसान के पोजीशंस या गोल आकार में होता है। जो एक स्कल्पचर करता है इसको, और किसकी मदद से करता है? चिसल और हैमर की मदद से, इसको अपने बोलते हैं स्कल्पचर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कुछ भी बनाना, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुछ भी आप बनाइए, घर, महल, जो भी आपको बनाना है। वास्तु जो नामक वर्ड है ये आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, और ये वास्तु वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से आया और बहुत जानीता नाम है वास्तु। वास्तु का सिंपल मीनिंग होता है कि जब आप बिल्डिंग, घर, टाउन, वेल, फोर्ट यानी ये जो किले बनाते हैं, मिनारेट्स बना रहे हैं, जो बड़े-बड़े किले बनते हैं हमारे राजा महाराजाओं के लिए, मंदिर है, मॉस्क है, टॉम्ब है, इन सबको बनाने के लिए जो कला चाहिए उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। आर्किटेक्ट की कला जो है इसमें देखी जाती है। जो आर्किटेक्ट होता है जिसके अंदर ये आर्किटेक्चर नामक जो कला है वो होती है, वो अपनी कला इन सब चीज़ों को बनाने में दिखाता है। एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग देखिए कैसे होता था। इंडिया का पहले के जो शहर होते थे वो कैसे होते थे। इंडिया के पास पहले से ही एक्सपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इंडिया बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे टाउन्स जो हैं वो पाए गए थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वर्क के दौरान। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? जब हम पुराने ज़माने की चीज़ों को खोद रहे थे, कुरेद रहे थे, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। का मीनिंग उनको खोदना, निकालना बाहर।
टाउन्स को 3 सेक्शंस में बाँटा जाता था। सबसे पहला है सिटाडेल, जिसका मतलब होता है रूलर्स का किला। दूसरा आता है कि जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके घर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी उनके यहाँ पे जो दरबार में जो रहते थे वो। उनके घर जो है वो टाउन के ऊपर वाले हिस्से में बने होते थे, और जो कॉमन लोग होते थे, नॉर्मल जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, वो टाउन के निचले हिस्से में रहते थे। फोर्ट्स जो हैं वो रूलर्स वाले जो फोर्ट हैं वो भी टाउन के ऊपरी हिस्से में होते थे। ऊपरी हिस्सा जो है जनरली सेफ होता था, क्योंकि उसके आसपास घर बने हुए होते थे जिनके अंदर 2 से 5 कमरे होते थे। जो नीचे वाले टाउन में जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके जो घर हैं वो नॉर्मली हैंडमेड ब्रिक से बनाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत सारे ऐसे बढ़िया से खूबसूरत सिस्टमैटिक टाउन्स बनाए हैं, जैसे टाउन्स पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उनमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो टाउन प्लानिंग है वो बेस्ट कहलाती है। मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा पढ़े। 1922 में 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का सिंपल मीनिंग होता है जो ऐसी पुरानी चीज़ों को ढूँढता है, उनको स्टडी करता है। आर्कियोलॉजिस्ट थे 2, जिनका नाम है रखल दास बैनर्जी और दयाराम सानी। उन्होंने बहुत बड़े एक टाउन की खोज करी थी कि हाँ, इस जगह पर ये टाउन था। और ये जो काम उन्होंने किया, ये जो खोद काम हुआ, ये सर जॉन मार्शल और कॉलोनल मेक के निगरानी में हुआ। ये कहाँ हुआ? लरखंड डिस्ट्रिक्ट में, जो आज पाकिस्तान में है, और ये मोहनजोदारो कहलाता था। मोहनजोदारो का सिंपल मीनिंग है द हीप ऑफ द डेड्स, मरे हुए का एक पूरा बंच एक बोल सकते हैं। टाउन कैसे देखिए बना हुआ है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कॉम्पोजिशन की बात करें, कैसे आपका टाउन दिखता था। देखने के मामले में देखें तो मोहनजोदारो बेस्ट टाउन दिखता था। हाउसेस जो हैं वो हाई प्लेन्थ से लेकर के नीचे तक, मतलब ऐसे ऊपर बनाए जाते थे ताकि वहाँ पर बाढ़ और डैम्पनेस ना हो, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे दब ना जाए। घर ऊपर ऊंचाई पे घर बनते थे। जो रिच लोग थे उनके घर जो हैं डबल स्टोरी 2 फ्लोर्स के होते थे, जबकि पुअर लोग के सिंगल स्टोरीड होते थे, जिनके अंदर 2 या 3 कमरे होते थे। रिच वालों के यहाँ 5 से 7 कमरे होते थे। टाउन जो है फोर्टिफाइड, यानी कि टाउन के पूरे बाहर जो है किला एक बना हुआ होता था, किले बने होते थे। मेन एंट्रेंस जो होती थी, घरों की जो एंट्रेंस होती थी, वो मेन रोड पे नहीं खुलती थी, वो साइड में खुलती थी, साइड वाली लेन्स में खुलती थी। वहाँ पर उनको स्टोर हाउस, किचन, बाथरूम, ये सब भी उनको पता चला कि हाँ, यहाँ ये बने हुए थे। दरवाजे, खिड़कियों की बढ़िया सी ऐसी अरेंजमेंट थी ताकि घर में हवा ओजस एकदम बढ़िया सी बनी रहे। रोड इस टाउन के मेन फीचर्स हैं। ये टाउन के जो रोड है ये 9.75 मीटर्स वाइड थे, चौड़े थे। स्मॉल लिंक्ड क्रॉस रोड्स जो हैं वो मेजर वंस को राइट एंगल पे आकर के क्रॉस करते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो रोड हैं वो बड़े रोड को क्रॉस में आकर के इंटरेक्ट करते हैं। ये रोड इतने चौड़े थे ताकि एक टाइम पर कई सारे व्हीकल्स पास हो सके। रोड साइड पर पिट्स बने हुए थे। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने लैंप पोस्ट, यानी रात के लिए उन्होंने वहाँ पर बत्तियाँ लगाई थी। रोड जो हैं वो स्ट्रेट होते थे, उनमें कोई टर्न नहीं होता था, और ये पुराने समय की एक स्पेशलिटी बताई जाती है। 2 मेन रोड होते थे, एक नॉर्थ से साउथ जाता था और दूसरा ईस्ट से वेस्ट जाता था, और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे टच करते थे। ऐसे जाएंगे दोनों, सिंपल सी बात है, तो बीच में राइट एंगल बनने वाला है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है पानी कैसे निकलेगा, जो गंदा पानी है। ड्रेनेज सिस्टम अगेन इस टाउन का बड़ा यूनिक है। ऐसा ड्रेनेज जो है वो सिर्फ क्रेट का जो आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, उसमें मिलता है। सॉरी, ये जो बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम वो इसलिए बनाया गया ताकि आपके टाउन में से गंदा पानी जो है वो निकल जाए। हर घर के पास एक सेसपिट था। सेसपिट का मतलब क्या होता है, यहाँ से पानी निकल जाता था, हर घर के बाजू में से पानी निकल जाता था।
ये प्लान, सिस्टमैटिक और एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम ये प्रूव करता है कि वहाँ के लोग साफ सफाई को लेके, अपनी सेहत को लेके बड़े जिम्मेदार थे, केयरफुल थे। पब्लिक बाथ देखें तो वहाँ पर एक बड़ा सा एक ह्यूज बाथ देखा गया था, जिसकी फोटो पहले बुक में दी रहती थी पर अब नहीं है। एक ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पर किया जाता था कि वहाँ पर फ्रेश वाटर आए और गंदा पानी वहाँ से निकल जाए। अगेन वहाँ पर गर्म पानी की भी हो सकता है सुविधा हो, छोटे छोटे कमरे होते थे कपड़े चेंज करने के लिए। ये पब्लिक बाथ जो है नॉर्मली फेस्टिवल या रिलीजियस सेरेमनीज पे यूज किए जाते होंगे, ऐसा अंदाजा है। कई लोग एक होता है ना बढ़िया शाही स्नान होता है, जैसे हमारा कुंभ का मेला लगता है वैसे। पब्लिक बिल्डिंग्स देखें तो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के भी हमको रुइंस यानी कि उनके हमको कुछ निशान मिले हैं मोहनजोदारो पे। उनको हो सकता है कि वो उनको टाउन हॉल या थिएटर या ग्रैनरी, ग्रैनरी मतलब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो जगह होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ पर सारे क्लर्क वगैरह जो बड़े बड़े साहब लोग हैं वो बैठते हों, ये सब तरीकों से पॉसिबल है वो लोग यूज़ करते हों। ये बिल्डिंग्स जो हैं उनके बैरक्स भी हमको मिलते हैं, मतलब उनके निशान भी हमको मिलते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि सोल्जर्स को भी जगह दी जाती हो सोने के लिए, बैरक जो है मतलब जहाँ पर सोल्जर्स रहते हों इन बिल्डिंग्स को सुरक्षा करने के लिए। 1921 में हड़प्पा की अब बात हो रही है। 1921 में सर जॉन मार्शल और कॉलोनल मेक के लीडरशिप में ही दयाराम साहनी ने इंडियन सिविलाइजेशन के कुछ रिमेन्स को निकाला, जो मोंटेगोमेरी से निकाला, पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। इस जगह पर से उन्होंने निकाला। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कुछ निशान, कुछ अवशेष हमको हिमालयन रीजन में से रापर और आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, कालीबंगन जो राजस्थान में आता है, लोथल धोलका हमारे गुजरात में आता है, देशलपुर शिकारपुर कच्छ में आता है, धोलावीरा रंगपुर ये लिम्बड़ी सौराष्ट्र में हमारे गुजरात में आता है, श्रीनाथगढ़ रोजड़ी जिसको बोलते हैं वो गोंडल के अंदर अगेन हमारे गुजरात में आता है, और कुंतसी जो मोरबी और सोमनाथ है, इन सब को हमारे गुजरात में से ये सारी जगहें हैं जहाँ पर कुछ रिमेन्स मिले थे। सप्त सिंधु रिवर जो है वो हमारे इंडियन कल्चर का एक हिस्सा बहुत सालों से रही है। ये जो नदियाँ हैं सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ, ये जो कल्चर है वहाँ पर ही शुरुआत हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इन्हीं के किनारों पे शुरुआत हुई है। सबसे पहला जो है हड़प्पा का, यहाँ से शुरुआत हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा के ऊपर है, और हड़प्पा का क्यों नाम है क्योंकि सबसे पहले यहाँ से हमको शुरुआत हुई थी कुछ मिलने की। कॉपर और स्टोन के यहाँ पर वेपन्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, और बहुत सी चीज़ें इस रीजन में से मिली, और इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाउन अगेन बहुत सिस्टमैटिक था। उसकी ग्रैनरीज और फोर्ट्स रिमार्केबल थे, यानी कि जो किले थे और ग्रैनरीज यानी जहाँ ग्रेन्स रखते थे, ये बहुत बढ़िया से बने होते थे। उस एज के लोग जो थे, उस जमाने के जो लोग थे, उनको ऑर्नामेंट्स बड़े पसंद थे, ऐसा पाया जाता है। थर्ड बात करें धोलावीरा की तो ह्यूज और सिस्टमैटिक पुराना एक टाउन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही 2 किलो मतलब जैसा है। ये धोलावीरा विलेज जो है खादिर बेत बचाऊ तालुका से आता है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और ये जो खुद है ये मतलब जगह जो है धोलावीरा, ये भुज से 140 किलोमीटर दूर है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने यहाँ पर जितने भी रुइंस मिले थे यानी जितने भी अवशेष मिले थे, चीज़ें मिली थी, उन सबको सर्वे किया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी वहाँ पर गए। उन्होंने 1990 में ये सारा रिसर्च काम वहाँ पर किया। स्पेशल टास्क यहाँ पर किया गया था, और ये किसके गाइडेंस में किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के गाइडेंस में किया गया। धोलावीरा के जो अवशेष हैं, जहाँ पर जो भी चीज़ें मिली, वहाँ पर पहले से मेन वॉल्स जो हैं टाउन की वो सब पेंट किए गए थे वाइट कलर से। और ये जो वॉल्स हैं
ये एनसर्कलिंग थी, मतलब ये वॉल्स पूरे के पूरे टाउन के आसपास थी ताकि टाउन जो है वो सिक्योर रहे। आपकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया था। ये जो वॉल है ये क्ले, स्टोन और ब्रिक से बनी हुई थी। पोर्टेबल वाटर जो है यहाँ पर मिलता था, क्योंकि यहाँ पर पानी के लिए बढ़िया सा सिस्टम बनाया था पानी को साफ करने के लिए। और ये आज भी ऐसा सिस्टम बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि उस टाइम का जो सिस्टम होता था, उस टाइम के जो इंजीनियर्स होते थे, उनके जो टेक्निक्स होती थी, जो कला होती थी, वो इवन आज भी नहीं मिलती है। फोर्थ जो लास्ट आता है वो है आपका लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद के अंदर धोलका तालुका में आता है। धोलका एक जगह है जहाँ जो दो नदियों के बीच में आती है। कौन सी है वो दो नदियाँ? भगाओ और साबरमती। ये बे ऑफ खंबात से 18 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेट की 3 लेयर्स को पाया गया था। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा डॉकयार्ड बनाया गया था। डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स जो हैं वो आकर के रुकती हैं। स्पेशली यहाँ पर शिप्स कब आती थी? जब बढ़िया बहुत बड़ी बड़ी वहाँ समुद्र में लहरें उठती थी, तब ये शिप्स यहाँ पर आती थी। और ये जो जगह है ये टाउन के निचले ईस्ट पार्ट में बनाई गई थी। ये बहुत ही बड़ा यूनिक फीचर है लोथल का, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कैसे बनाया गया था। ये डॉक्टर आपका मौर्यन आर्ट। अच्छा, मौर्यन आर्ट सिंपल सी अगर हम बात करें तो एक राजा थे जो जिनका एम्पायर का नाम आता था मौर्यन, और उनके समय में जो आर्ट हुआ उसको हम बोलते हैं मौर्यन आर्ट। स्टूपा से बात करें तो स्टूपा का सबसे पहली बात तो मीनिंग क्या होता है। स्टूपा एक ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का ये कंस्ट्रक्शन होता है ओवल शेप का, जो जिसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के कुछ अवशेष बॉक्स में रखे जाते हैं, और उस जगह को हम बोलते हैं स्तूपा। किंग अशोका के समय के कुल मिलाकर के 5 फेमस स्तूपा थे, जिनके नाम हैं सांची, सारनाथ, बेरात, नंदनगढ़ और देवानी मोरी, जो गुजरात में है। इसके साथ साथ चैत्य, विराहा और मठ ये भी बनाए जाते थे। किंग अशोका का जो टाइम था, उस समय में बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत आगे बढ़ गया, और उसी समय में स्कल्पचर और आर्किटेक्चर भी फ्लरिश कर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था। बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमें कई सारी गुफाएं, विहार, चैत्य और स्तूपा गिफ्ट करे हैं आर्किटेक्चर की फील्ड में। बात करें सबसे पहले सांची स्तूपा की। मौर्यन पीरियड के दौरान ये बनाया गया था। ये कहाँ पर है पूछे तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची जो है वो ब्रिक्स का, यानी कि ईंटों का बनाया गया था। और ये जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, इसकी साइज के मुताबिक आधा था। ये बुद्धिस्ट स्तूपा जो है ये एक स्पेसिमेन है, एक उदाहरण है कि कैसा उस टाइम का आर्किटेक्चर होता था। एक फोटो उसकी यहाँ पर दी हुई है। लीनियर स्केच की बात करें, सबसे पहले इसको आप दोनों को साथ में मिल करके देखिए। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है हर्मिका की। जो रेलिंग आप देख रहे हैं ओवल शेप्ड स्तूपा के ऊपर, जो ये रेलिंग आप देख रहे हैं ये वाली, इसको हम बोलते हैं हर्मिका। फिर आता है मेडी, एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा विच इज नोन एज मेडी, विच इज यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा करने के लिए इस पूरे पाथ को यूज किया जाता है, और ये सर्कुलर पाथ होता है। प्रदक्षिणा नॉर्मली किसी भी चीज की हो तो वो गोल में ही की जाती है, इसको हम बोलेंगे मेडी। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? अगेन एक सर्कुलर पाथ होता है, गोल में होता है, जो टेम्पल के पूरे चारों ओर होता है। और टेम्पल हो या वर्शिप यानी कि प्रार्थना करने की जगह, इसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा ऐसे की जाती है कि हमेशा वो जो जगह है आपकी वर्शिप की, जो पूजा की जगह है, वो हमेशा आपकी राइट साइड पे होनी चाहिए। यानी आप अगर कर रहे हैं तो आपके इस साइड, राइट साइड पर वो मूर्ति, वो जगह होनी चाहिए। लास्ट आता है तोरण। जो ये आप गेट देख रहे हैं, जो इतना बड़ा आपका गेट है, ये गेट को हम बोलते हैं तोरण। ठीक है।
देख लें इसकी भी मीनिंग। तोरण जो है वो कम्प्लीटली दो पिलर्स पे बनाया जाता है और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बीम होती है, ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल एक लाइन जाती है, बीम होती है। डिवोटीज इस तोरण को एंट्रांस के तौर पे यूज करते हैं। इवन तोरण आज भी हम भी लगाते हैं अपने दरवाजे के ऊपर दिवालियों में। बात करते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन की। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो एक ही सिंगल पत्थर से बनाए जाते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो क्यों तो अशोका जी के रिलीजियस ऑर्डर्स होते थे। ऐसा माना जाता है कि अशोका जो एम्परर थे उनका पहले भगवान जी में बिल्कुल विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे उनका विश्वास आने लगा तो उन्होंने भगवान जी की सारी जो कथाएं हैं, जो उनके जो थॉट्स हैं, जो उनके ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते थे लोगों तक पहुँचे, तो वो उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें स्टोन्स पे लिखवानी शुरू कर दी। स्टोन्स के ज़रिए उन्होंने लोगों तक सारी बातें पहुँचाई और ये बेस्ट स्पेसिमेन है कि कैसे स्टोन पे कोई कारीगरी हो सकती है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस उस टाइम पे बनाए जाते थे। वो इस तरह से पॉलिश होते थे कि वो चमकते थे, शाइन करते थे। ऐसे पिलर्स कहाँ-कहाँ पर खड़े किए गए? अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया जो नंदनगढ़ के बाजू में है, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष यानी जो बोध गया के बाजू में है, और ये सब जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनके ऊपर लिखावट की जाती थी। सारनाथ का जो पिलर है उसके बारे में भी बात की गई है। ये बेस्ट स्पेसिमेन कहा जाता है स्कल्पचर के मामले में। ये पिलर के अंदर 4 लायंस हैं जो चारों दिशाओं की तरफ जिनके मुंह हैं। सारनाथ जो है एक प्रीचिंग प्लेस है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने अपनी कहानियाँ, अपनी स्पीचेस वहाँ से दी थी। धर्म चक्र जो है इसके नीचे जो है, लायन के नीचे आप एक गोल सा देखेंगे, वो उसको धर्म चक्र कहते हैं। इस चक्र का मतलब है ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन। रिलीजन जो है वो कुछ ऐसा होता है जो हर तरफ फैला हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं धर्म चक्र। और इसके साथ साथ यहाँ पर एलिफेंट, हॉर्स और बुलक की भी स्कल्पचर्स इसमें पाई जाती है। इस चक्र को हमारे रिपब्लिक इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी जगह मिली है। इसको वहाँ पर नाम दिया गया है अशोक चक्र। और ये जो 4 लायंस हैं इनको हमारे नेशनल एम्बलम में रखा गया है। इसको माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर है जो बनाया गया है। स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो एम्परर अशोका ने बनवाए थे और ये पत्थरों पर कुछ किया जाता था ताकि वहाँ से कुछ मूर्तियाँ निकल के आ सकें। इसमें वुडन आर्ट, स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था, वुड पे भी बनाया जाता था, पत्थरों पे भी बनाया जाता था। साथ साथ में पिलर्स बनाए जाते थे। पिलर यानी बड़ा सा एक खंबा, हिंदी में उसको बोलेंगे, वुड और स्टोन का। उसके ऊपर बढ़िया सी ये कलाकारियाँ की जाती थी, दरवाजे पे ये लगाए जाते थे और इससे पता चलता है उस समय के जो लोग थे वो भगवान जी में मानते थे। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमको कहाँ-कहाँ से मिले? पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जोगाड़ा जो उड़ीसा में है, और चेन्नई। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं इनको हमारे गुजरात में जो गिरनार माउंटेन है इसके नीचे, मतलब फुट हिल यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है पहाड़ का, वहाँ पर मिलते हैं और ये जूनागढ़ के रास्ते में आता है गुजरात में। इसके साथ साथ जो शत्रुंजय पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके ऊपर पालिताना जैन टेम्पल्स हैं, गुजरात में ही है। वहाँ पर ये पिलर्स मिलते हैं। जैन टेम्पल जो हमारे अहमदाबाद में है, हठी सिंह जो जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भी ये पिलर्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें इंफॉर्मेशन संस्कृत और गुजराती लैंग्वेजेस में पाई जाती है। यहाँ से जो है द्रविड़ स्टाइल ऑफ